हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एग्रोनॉमी के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आप लोगों के सामने आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ये कभी न कभी एग्रीकल्चरल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बेसिकली जीआरएफ और नेट के एग्जाम में ये कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन को हल्का ना समझें। ये सारे के सारे कभी न कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है द टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कह रहा है एग्रोनॉमी जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी जो शब्द है वो लैटिन भाषा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर ये बना है जिसमें दो वर्ड हैं। पहला है एग्रोस जिसका अर्थ होता है खेती, और दूसरा शब्द है जो हमारा वो है नोमोस जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो जो हमारा एग्रोनॉमी शब्द है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब हमारा फील्ड मैनेजमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है विच फैक्टर इज कॉल्ड एन अनकंट्रोल्ड फैक्टर इन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि ये कह रहा है कि फसल उत्पादन में कौन सा ऐसा कारक होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है, जिसे अवशोष्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखा है सॉइल, क्लाइमेट, फर्टिलाइजर एंड वाटर। आप सॉइल को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्लाइमेट को भी, वातावरण को भी अपने हिसाब से मैनेज किया आप सॉइल को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, फर्टिलाइजर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, वाटर को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें बेसिकली रेनफॉल, वर्षा, टेम्परेचर, तापमान, मॉइस्चर, नमी शामिल होती है। तो ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर है क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट जो है ये राइट आंसर होगा। क्लाइमेट जो है ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन है द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन एन डेफिनिट सीक्वेंस इज कॉल्ड। ये कहता है कि वह फसल प्रणाली जिसमें विभिन्न फसलें निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो फसल प्रणाली जिसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती हैं उसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र कहा जाता है। फसल चक्र से होता यह है कि इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का चयन किया जाता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और कभी कभी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और वीड को कंट्रोल करने के लिए भी क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वह फसल प्रणाली जिसमें विभिन्न फसलें निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। कह रहा है कि इनमें से कौन खरीफ क्रॉप है। तो आप लोग को एक चीज ये बता दें कि जो फसल होती है ये मौसम के आधार पर जब इनका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इन्हें तीन ग्रुप में रखा जाता है। एक हमारी होती है रबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है जायद क्रॉप होती है। ये तीन मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। देखिए खरीफ क्रॉप बेसिकली वो होता है जिन्हें जून जुलाई में
उगाया जाता है तथा अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। जो क्रॉप को जून जुलाई में उगाया जाता है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटा जाता है उसे ही खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिए वीट, सरसों और ग्राम काटन दिया हुआ है। तो वीट जो है ये रबी की क्रॉप है। रबी कहते हैं जो ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। ऐसी फसल जो ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। तो गेहूं जो है ये ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। मस्टर्ड भी ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। चना यानी ग्राम भी आपका ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है आपका कपास, कपास क्या है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसमें धान, मक्का भी आपके खरीफ क्रॉप के अंदर आते हैं जिनको ठंडी में बोया जाता है। और इसमें धान और मक्का वगैरह भी खरीफ क्रॉप के ही एग्जाम्पल हैं जिनको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द आइडियल सीड रेट फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है, जिसमें पहले नर्सरी बनाई जाती है और फिर वहाँ से निकाल करके फील्ड में आपके क्रॉप को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेड मेथड से जब आप पैडी की सोइंग करते हैं तो उसमें जो आइडियल सीड रेट है, जो आदर्श बीज दर है वो कितना होता है। तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं आप धान में तो उसके लिए आदर्श सीड रेट जो है वो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ट्रिटिकम एस्टिवम इज राइट आंसर। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड, यानी कि सिंचाई की वो विधि इज मोस्ट इफिशियंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, जल संरक्षण, जल का बचाव। कह रहा है कि ये जो आपके पास 4 सिंचाई की विधियां दे रखी है, 4 इरिगेशन मेथड दे रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा वो मेथड है जिसमें पानी का संरक्षण, पानी का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वो है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके पौधों के जड़ के पास गिरता रहता है। पानी बूंद बूंद करके जड़ के पास गिरता है, पूरे फील्ड में पानी नहीं फैलता। जितना वाटर का यूज होता है प्लांट के लिए उतना उसके जड़ क्षेत्र में पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है। ड्रिप इरिगेशन क्या है, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से, इन चारों में से जो ड्रिप इरिगेशन है सबसे ज्यादा वाटर का कंजर्वेशन इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप। देखिए हमारे वातावरण में जो नेचुरल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो पल्स क्रॉप होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, इनके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण में उपस्थित, इन्वायरमेंट में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे प्लांट उनको यूज कर पाते हैं। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। जो दलहनी फसलें करती हैं, सिर्फ एक दलहनी फसल ऐसी है, राजमा को छोड़कर सभी दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन में देख लो आपकी कौन सी दलहनी फसल है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीट ये आपकी दलहनी फसल नहीं है, ये सीरियल है। मक्का ये भी आपका सीरियल है। राइस ये भी आपका सीरियल है। अब ऑप्शन बचता है आपका सी, ग्राम। ग्राम जो है ये क्या है,
एक पल्स है, एक दलहनी फसल है। तो यही आपका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली क्रॉप कौन सी है? चना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग सीड रेट जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन इज। कहता है कि जो ये ऑप्शन दिया है 4, इसमें से कौन से वे कारक हैं, कौन सा वो कारक है जो बीज के अंकुरण को प्रभावित करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन दे रखा है सॉइल टेक्सचर, मृदा बनावट, लाइट यानी प्रकाश, टेम्परेचर, नेक्स्ट वायु गति, विंड स्पीड। तो इनमें से जितने भी कारक दे रखे हैं, इसमें से जब कभी सीड के लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं होता, यानी जिस सीड को ग्रो करने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है, अगर तापमान उससे कम होता है या उससे ज़्यादा होता है तो बीज का जो अंकुरण दर होता है, जर्मिनेशन रेट होता है, ये प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर आपका राइट आंसर होगा। टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिसके कम और ज़्यादा होने की वजह से सीड जर्मिनेशन अफेक्ट होता है, सीड जर्मिनेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following is a रबी क्रॉप। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है। मैंने आपको खरीफ में बताया था कि वो फसलें जिनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई की जाती है, उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। और वो फसलें जिनको ठंडी में बोया जाता है और ये मेच्योर होते होते यानी कि कटाई के समय तक गर्मी आ जाती है, उसे रबी की फसल कहा जाता है। तो आप इसमें से देख सकते हो, पैडी जो है ये खरीफ का एग्जाम्पल है, मेज जो है ये भी खरीफ का एग्जाम्पल है, काटन जो है ये भी खरीफ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड जो है ये ठंडी में बोई जाती है और काटते काटते गर्मी का मौसम आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड आपका राइट आंसर है। मस्टर्ड जो है ये रबी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन इज। कहता है गेहूं के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान क्या होता है। गेहूं के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान जो होता है वो होता, आपको मैंने पहले बताया गेहूं जो है वो रबी की फसल है। रबी को ठंडे मौसम में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। तो ठंडा मौसम कब होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पर गेहूं का जो है ये जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक वो होते हैं जो नेचुरल चीज़ों से तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर वो होते हैं जिनको आर्टिफिशियली केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है यूरिया, ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट आपका डीएपी, ये भी आपका केमिकल है। नेक्स्ट है पोटास, ये भी आपका केमिकल है। ऑप्शन नंबर सी है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या है? जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग शुगर कैन एंड पोटैटो टुगेदर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो फसल प्रणाली है जिनमें आलू और गन्ने को साथ साथ उगाया जाता है। गन्ने और आलू को साथ साथ उगाने की जो फसल प्रणाली है इसको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन दे रखा है इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग ये होता है जब दो या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है, जैसे गन्ना, आलू, मक्का, अरहर आदि को एक साथ बोते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है,
द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर हाइब्रिड मेज इज। स्पेसिंग क्या होती है? एक फसल से, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, एक कतार से दूसरे कतार की दूरी, इसको क्रॉप के अंदर स्पेसिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हाइब्रिड मेज के लिए कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रिकमेंड की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड मेज के लिए 75 इंटू 20 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग है ये रिकमेंड की गई है, ये अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ? कह रहा है प्लांट ग्रोथ के लिए, पादप वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो महत्वपूर्ण होता है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो महत्वपूर्ण होता है? तो आप लोगों को बता दें कि फसल को ग्रोथ के लिए टोटल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट डिस्कवर किए गए हैं। ये वो न्यूट्रिएंट हैं जिनके कमी की वजह से फसल अपनी लाइफ साइकिल को सही से पूरा नहीं कर सकते, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित हो जाती है, और इनके कमी के सिम्टम जो होते हैं ये पौधों पर दिखाई देते हैं। इनके अंदर फिर दो कैटेगरी की गई है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं इन 17 पोषक तत्वों में वो पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं या उन्हें मेजर न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इन 17 में से कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका दिया है नाइट्रोजन, ये मैक्रो है, फास्फोरस और पोटास भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनको पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जिंक दिया हुआ है। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसके पौधे को आवश्यकता तो होती है लेकिन छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंटेज। कहता है प्राथमिक जुताई का कौन सा यंत्र है? प्राथमिक जुताई के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट जो है, कौन सा यंत्र जो है वो अच्छा होता है? तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है, मोल्ड बोर्ड प्लाउ। ठीक, मोल्ड बोर्ड हल जो होता है ये प्राइमरी टीलेज के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच क्रॉप रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? कह रहा है ये जो चार आपके पास ऑप्शन दिया है इनमें सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो आप सब जानते हो कि धान जो होता है ये जलमग्न फसल है, ये इसके लिए जल भरे रहने की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जल कौन से क्रॉप को आवश्यकता होगी? राइस को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली फोकस्ड ऑन विच क्रॉप? कह रहा है भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल पर केंद्रित थी? तो जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में आई, इसमें मुख्य रूप से ऑप्शन आपका दिया मेन, अगर ऑप्शन सिर्फ वीट रहता है, गेहूं रहता है, तो उसमें सिर्फ वीट को चयन किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपके धान और गेहूं को दिया है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किस पर फोकस थी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ये राइस और वीट पर फोकस्ड थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द सूटेबल पीएच फॉर मोस्ट फील्ड क्रॉप। कहता है अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मृदा पीएच कितना होता है? तो अधिकांश फसलें, देखिए फसल में जब 5.5 से नीचे और इधर 8 पीएच में 8 से जब अधिक होता है और 5.5 से नीचे होता है तो पौधों की जो ग्रोथ
और डेवलपमेंट होती है ये प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड पीएच है वो ये है कि 5.5 से कम ना हो और 7.5 से अधिक ना हो। अधिकांश फसलों के लिए जो एसिडिक या बेसिक नहीं है, जो क्षारीय या अम्लीय नहीं है, उनके लिए 5.5 से 7.5 के बीच में पीएच की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। छोटा है लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कभी न कभी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कभी न कभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में दूसरों तक भी शेयर करिए। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसी तरह और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।